हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और बच्चों हम रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल पर आपका स्वागत किया करते हैं। तो देखिए आज को जो हमारा ये क्लास में लेक्चर होने वाला है, इसमें हम आपको आज 10th की जो बायोलॉजी है, जिसमें हमने एक चैप्टर आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, 2 चैप्टर जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक समाप्त हुआ है पाचन तंत्र और एक श्वसन तंत्र, और आज हम उसी के ही अंतर्गत तीसरा टॉपिक आप एक नए पेज से लिखेंगे। लेकिन हमारा चैप्टर अभी वही चल रहा है, जैव प्रक्रम ही एक नए पेज से श्वसन तंत्र तक हमने पढ़ा दिया है पूरा आपको। आज हम आपको तीसरा उसी के ही अंतर्गत यूनिट पढ़ाने वाले हैं, और जो तीसरा यूनिट है वो आपका क्या है, परिसंचरण तंत्र। जो ये परिसंचरण तंत्र है या सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी हम बात किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हमको, जैसे मैंने सिलेबस भी आपको बताया हुआ है, आप सिलेबस वाला अगर लेक्चर देखे होंगे तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिली होंगी। सबसे पहली चीज़ तो हम ये जानेंगे परिसंचरण किसे कहते हैं और परिसंचरण की खोज किसने किया, और परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, और फिर उसके बाद मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन अंग आते हैं, रक्त क्या हुआ करता है, रक्त का संगठन पढ़ेंगे, प्लाज्मा क्या हुआ करता है, और फिर रक्त कणिकाएं कौन सी हुआ करती हैं, और फिर उसके बाद जो प्रमुख परिसंचरण अंग है जिसको आप हृदय कहते हो, हृदय की वाह्य संरचना पढ़ेंगे, आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, और फिर हृदय की क्रिया विधि पढ़ेंगे, और फिर रक्त वाहिनियां कौन होती हैं, धमनी क्या है, सिरा क्या है, और ये सब आप चीज़ों को जानोगे। फिर उसके बाद फिर आपको रक्त वर्ग पढ़ाएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या हुआ करता है, कितने प्रकार का हुआ करता है, और फिर ब्लड प्रेशर पढ़ाएंगे आपको। तो ये इतना टॉपिक है, जान लीजिएगा आपको माय डियर। और एक चीज़ ये भी बता दे रहा हूँ, ये 12th 11th की भी बायोलॉजी में है ये चैप्टर, इसलिए थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे आपको कवर करते हुए हम चल रहे हैं, और आप समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, और उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा भी। और आप जहाँ श्वसन तंत्र वाला टॉपिक चैप्टर खत्म हुआ था टॉपिक, उसी के ही आगे अगले पेज में क्या कीजिएगा, इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज ये पहला लेक्चर होगा हमारा। तो सबसे पहली चीज, ये परिसंचरण क्या होता है यही जानेंगे। तो परिसंचरण का मतलब हुआ करता है कि जैसे हम भोज्य पदार्थ ग्रहण किए, खाना खा लिए, अब जब वो भोज्य पदार्थ गया तो आपकी आंत में उसका पाचन हो गया। तो क्या हमको केवल भोजन आंत को ही चाहिए, क्या शरीर के सभी अंगों को नहीं चाहिए? शरीर के जितने भी अंग हैं सभी अंगों को चाहिए। ये छोटी सी उंगली है इसको भी चाहिए, पैर हैं, हाथ है, आंख है, नाक है, सबको चाहिए। आप दूसरा चैप्टर पढ़े श्वसन, सांस ले लिए तो क्या ऑक्सीजन गैस फेफड़े तक चली गई तो केवल फेफड़े को ही ऑक्सीजन चाहिए? उस शरीर के सभी अंगों को चाहिए। और ऐसे ही उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं शरीर की सभी कोशिकाओं में, तो वो जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो केवल क्या एक ही अंगों में, शरीर के सभी अंगों से निकलते हैं। तो उनको शरीर से बाहर करने के लिए कोई एक मीडिया होना चाहिए जो उत्सर्जी अंगों तक पहुँचाने का प्रयास करे। तो इसीलिए क्या हुआ करता है, इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए आपके शरीर में एक अंगों का समूह है, और उसी अंगों के समूह को ही हम लोग क्या कहा किया करते हैं, आप बताइए जल्दी से, हमें क्या कहते हैं उसको, परिसंचरण अंग कहा किया करते हैं। तो एकदम अगर डिफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले चीज तो एकदम छोटा छोटा आपको बता देता हूं कि मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, मनुष्य की बात कर रहा हूं, अकशेरुकी जंतुओं की बात कर रहा हूं। कशेरुकी भी होते हैं, अकशेरुकी भी होते हैं। कशेरुकी जंतुओं में तो पाया ही जाता है परिसंचरण तंत्र, लेकिन कुछ निम्न स्तर के जो नॉन कार्डेट है उनमें भी पाया जाता है अकशेरुकी, जैसे आर्थ्रोपोडा मोलस्का संघ के जो जंतु है, जैसे आपकी केचुआ होता है, केचुआ हुआ करता है, आपका काकरोच हुआ करता है, इन सब में भी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। झींगा मछली हुआ करती है, जिसको परान कहा करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, झींगा मछली, और पूछा जाता है झींगा मछली में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें खुला होता है। ये खुला क्या है, बंद क्या है, ये सब चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी देखने के लिए। तो मैं सबसे पहले चीज ये बता रहा हूं, मानव एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में भोज्य पदार्थों या पोषक तत्वों, विभिन्न प्रकार की गैसों एवं उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को ही क्या कहते हैं, परिवहन। से बसें नहीं होती रोडवेज की, एक प्रतापगढ़ से चलती है तो इलाहाबाद तक ले जाती है, तो वैसे उसको परिवहन हम कह रहे हैं, यूपी ट्रांसपोर्ट।
तो उस तरीके से ही आपके शरीर में क्या होते हैं, कुछ लोग हैं जो एक स्थान से पाएंगे उसको ले जाकर दूसरे स्थान पहुंचा देंगे, ये परिवहन कहलाता है। तो चाहे उसी को कह दीजिए मानव एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों, गैसों एवं उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक विशिष्ट प्रकार के अंग पाए जाते हैं। उन्हीं, या ऐसे कह सकते हो कि एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को ही क्या कहलाते हैं, परिसंचरण कहलाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है, परिसंचरण कहलाता है। तुम भोजन ग्रहण कर लिए, अब भोजन का पाचन छोटी आंत में हो गया, तो वहां से पोषक तत्व शरीर के सभी अंगों में जाएंगे, तो वो किसके माध्यम से जाते हैं, आपको मालूम होगा। स्वांगीकरण की क्रिया में क्या हुआ करता है, रक्त के माध्यम से जाते हैं। तो रक्त क्या है, परिसंचरण अंग है। अब रक्त को पंप कौन करता है, हृदय करता है, तो हृदय क्या है, परिसंचरण अंग है। यही मैं बताना चाहता हूं। तो पहले, सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे किसकी, परिसंचरण की। और एक बड़ी चीज आपको पहले ही बताया था मैंने कि परिसंचरण की क्रिया की जो खोज किया था वो किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने सबसे पहले क्या किया था, मनुष्य में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि परिसंचरण की क्रिया की खोज किसने किया, तो मैंने आपको बताया कि परिसंचरण की क्रिया की खोज किसने किया, राजू, विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। तो ये हमारा टॉपिक अब यहां से शुरू हो जाता है। परिसंचरण क्या हुआ करता है, मनुष्य एवं अन्य, इसलिए नोट्स भी दे रहा हूं आपको, कशेरुकी जंतुओं में, मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में, ध्यान दो, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों, गैसों एवं उत्सर्जी पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, इतनी चीज डिफिनेशन क्लियर कीजिए। पहले डिफिनेशन बता रहा हूं आपको भी। पहले, मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, यहां क्या होगा, विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, कामा गैसों एवं उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक को, या परिवहन करने के लिए भी कह सकते हो, को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या परिवहन भी लिख सकते हो। परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या परिवहन की प्रक्रिया को ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही परिसंचरण कहते हैं। प्रक्रिया को ही परिसंचरण कहते हैं। यह इसकी डिफिनेशन है। मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, गैसों एवं उत्सर्जी पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान, ब्रैकेट में परिवहन, दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं। क्या कहा करते हैं, परिसंचरण कहा किया करते हैं। और फिर आगे ध्यान दीजिए, डिफिनेशन क्लियर हुई। परिसंचरण की क्रिया में, लीजिए आ गया, परिसंचरण की क्रिया में सहायक अंगों को, परिसंचरण की क्रिया में सहायक अंगों को परिसंचरण अंग
परिसंचरण की क्रिया में सहायक अंगों को परिसंचरण अंग कहते हैं। जैसे पाचन की क्रिया में जो अंग सहायक होते थे उसको हम क्या कहते थे? पाचन अंग। श्वसन की क्रिया में जो अंग सहायक होते थे उसको श्वसन अंग। तो वैसे परिसंचरण की क्रिया में जो सहायक अंग होंगे उसको परिसंचरण अंग। उत्सर्जन की क्रिया में जो सहायक अंग होंगे उसे उत्सर्जन अंग। तो इस तरीके से जनन की क्रिया में जो सहायक होंगे उसको जनन अंग। तो इस तरीके से ये आपका पूरा टॉपिक होता है। एकदम बेसिक पहले पकड़िए, उसके बाद फिर आप कूद जाओगे खुद ही। पहले परिभाषा समझिए, नहीं बच्चे परिभाषा नहीं जानते। मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, गैसों एवं उत्सर्जित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा करते हैं? परिसंचरण कहते हैं। और परिसंचरण की क्रिया में सहायक अंगों को क्या कहा किया करते हैं? परिसंचरण अंग कहते हैं। और अगली चीज तथा, अब क्या? परिसंचरण अंगों के समूह को, परिसंचरण अंगों के समूह को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये चीज हो गई। अंगों के समूह को क्या कह दिया कर देते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अगली चीज यहीं पे नोट करके चाहे स्टार बना के लिखेंगे। मनुष्य में परिसंचरण की क्रिया, मनुष्य में परिसंचरण की क्रिया की खोज विलियम हार्वे ने किया था। किसने किया था भैया? विलियम हार्वे ने किया था। मनुष्य में जो है परिसंचरण की क्रिया की जो खोज किया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। क्या किया था? किसने? विलियम हार्वे ने किया था। तो इस चीज को भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि मनुष्य एवं, पहली चीज तो डिफिनेशन क्लियर कीजिए और अब हम आपको बता देते हैं परिसंचरण तंत्र। चौक ऊपर इरेज कर दे भैया, क्या ऊपर लिख देते हैं? ठीक है। ये चीज आगे भी थोड़ा सा शुरू होगा लेकिन अभी से ही बता दे रहा हूं। इसके अंतर्गत या मनुष्य के परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त, ये चीज बाद में भी एकदम डिटेल बताई जाएगी लेकिन अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूं। हृदय, लसिका, रक्तवाहिनियां, जैसे प्रमुख अंग आते हैं। अगर आपसे कोई की कहे कि परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं अंग, तो रक्त आता है, हृदय आता है, लसिका आता है और कौन आती है? रक्तवाहिनियां। ये जैसे प्रमुख क्या हुआ करते हैं अंग जो होते हैं ये आपके परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आया किया करते हैं। तो अब ये तो इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी कि मनुष्य एवं अन्य कशेरुकी जंतुओं में गैसों, विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों या पोषक तत्वों को या उत्सर्जित उत्पादों को एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए एक सिस्टम है, उसको हम लोग परिसंचरण तंत्र अंग कहते हैं या उसको परिसंचरण क्रिया कहते हैं, तथा अंगों के समूह को परिसंचरण तंत्र कह देते हैं।
और मनुष्य में परिसंचरण की क्रिया की खोज किसने किया था? वो कौन साइंटिस्ट था आपका? विलियम हार्वे था। और परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त हुआ, हृदय हुआ, लसिका हुआ, रक्त वाहिनियां हुआ, ये सब जैसे क्या हुआ करते हैं, महत्वपूर्ण क्या हुआ करते हैं, अंग आया किया करते हैं। अब आपको यहाँ पे ही एकदम छोटी सी एक प्यारी सी हेडिंग आपको हम बता रहे हैं भैया, वो है परिसंचरण तंत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत जो इसका सबसे पहला कार्य बताया जाता है वो हुआ करता है पोषक पदार्थों का परिवहन। पहला काम यही है इनका, परिसंचरण तंत्र का फर्स्ट कार्य। अब इस चीज को समझिए, ये क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में क्या हुआ करता है, भोजन की आवश्यकता होती है और हमारे भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जिनके हमारे शरीर की कोशिकाओं की वृद्धि हुआ करती है। तो जैसे पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, ये सब चीजें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो तो शरीर के सभी अंगों में जाना चाहिए। तो उसको शरीर के सभी अंगों में, मतलब जो हमारे भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का काम कौन किया करता है? परिसंचरण तंत्र कार्य किया करता है। और जो दूसरा फंक्शन कह सकते हो, नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का परिवहन। जैसा कि आप जानते हो कि आपके शरीर का जो मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिया होता है, अन्य कुछ जुझारी होते हैं उनका यूरिक एसिड होता है, ज्यादा करके जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो नाइट्रोजन ही होती है। तो इन उत्सर्जी पदार्थों को भी क्या करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में भी ये हेल्प किया करता है। दूसरी चीज क्या हुआ करता है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शरीर में एक अंतःस्रावी तंत्र होता है जिसके अंतर्गत जिससे हार्मोन स्रावित होते हैं। तो उस हार्मोन का जो प्रवाह होता है वो रक्त के माध्यम से होता है शरीर के सभी कोशिकाओं में। आगे चैप्टर मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। तो जो विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो उनसे स्रावित हार्मोन होते हैं, उनको लक्ष्य कोशिका तक पहुंचाने का भी कार्य जो हुआ करता है वो किसका होता है? आपके परिसंचरण तंत्र का हुआ करता है। तो ये सब फंक्शन है आपके, 3-4 फंक्शन तो मैंने बता दिया। तो पहला क्या हो गया आपका, पोषक पदार्थों का क्या हो गया, परिवहन। जान लीजिएगा, यह शरीर के विभिन्न भागों में, यह शरीर के विभिन्न भागों में क्या, कार्बोहाइड्रेट, क्या हुआ भैया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब पोषक तत्व हैं, जान लीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, विटामिन भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट मटेरियल है, को अवशोषित करके पहुंचाते हैं। वो ये एब्जॉर्ब करेंगे और अवशोषित करके पहुंचाते हैं। पहला फंक्शन तो यही हो गया है कि जो भोजन में आया है उसको एब्जॉर्ब करो और एब्जॉर्ब करके इस कार्बोहाइड्रेट को, इस वसा को, इस प्रोटीन को, इस विटामिन को शरीर के सभी भागों में क्या कीजिए, इसको पहुंचाने का काम पहला कौन हुआ करता है? परिसंचरण तंत्र का कार्य हुआ करता है। पहले फंक्शन भी जान लीजिए कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ करता है इसका फंक्शन क्या होता है कि ये शरीर के विभिन्न भागों में क्या हुआ करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन को ये अवशोषित करके क्या किया करता है, पहुंचाता है। पहला कार्य इसका हो गया। दूसरा फंक्शन आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, नाइट्रोजन का परिवहन, सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन। जान लीजिएगा, नाइट्रोजन का ये क्या किया करता है, परिवहन। अब जैसे मैंने बताया क्या कि जितने भी स्तनधारी होते हैं इनका जो प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है। जैसे यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है कुछ जुधारियों में, कुछ में यूरिकोटिलिक होता है, कुछ में अमीनो अम्ल होता है। तो परिसंचरण तंत्र क्या किया करता है, यह विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ और उन सबको क्या किया करता है, अवशिष्ट या विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थों को भी क्या किया करता है, पहुंचाता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक
यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक उत्सर्जी अंगों तक क्या क्या बताइए, नाइट्रोजन युक्त यौगिक या नाइट्रोजनी उत्पाद, यूरिया मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ होता है, बहुत बार पूछा गया है ये। अगला यूरिक अम्ल, ये भी उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिकोटिलिक अगला अमीनो अम्ल, जो जलीय जीवधारी होते हैं उनका अमीनो अम्ल होता है उत्सर्जी पदार्थ। अमीनो अम्ल को अवशिष्ट पदार्थ या कह सकते हो यूरिया आदि विभिन्न नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों को पहुंचाता है, आदि को पहुंचाता है। ये सब फंक्शन है इसका, सब बता चुका हूं, बस को लिखवा रहा हूं, बस यहां पर नोट कर लीजिए। अगला जो हुआ करता है हार्मोन का परिवहन, तीसरा जो इसका फंक्शन होता है हार्मोन का परिवहन। हार्मोन का परिवहन क्या है, इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनुष्य में क्या हुआ करता है, जो रासायनिक समन्वयन होता है उस रासायनिक समन्वयन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलते हैं। तो उन हार्मोन को ये शरीर की सभी कोशिकाओं में या लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का भी कार्य किसका हुआ करता है, परिसंचरण तंत्र का कार्य हुआ करता है। तो आपको हम ये बताया किया करते हैं, ध्यान दीजिएगा, रासायनिक समन्वयन, ये चैप्टर है तुम्हारे यहाँ, रासायनिक समन्वयन, तंत्रिका समन्वयन और रासायनिक समन्वयन, रासायनिक समन्वयन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए इस चीज को ध्यान देंगे, अंतःस्रावी विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, थायराइड है, थाइमस है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, प्यूस है, ये सब आपके की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से रासायनिक समन्वयन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन को उनकी लक्ष्य कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करना। यह भी किसका काम होता है, परिसंचरण तंत्र का। अब इसमें बताया रासायनिक समन्वयन आपको बताया जाता है कि फिर नियंत्रित करने के लिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, प्यूस, ये सब नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य कोशिका क्या होती है, लक्ष्य कोशिका का मतलब कि जो हार्मोन हुआ करता है वो एक स्पेशल टारगेट सेल पे ही या एक स्पेशल कोशिका पर, जैसे कोई भी हार्मोन होता है उसका एक निश्चित कोशिका पर ही प्रभाव होता है। जैसे अभी आपसे हम कहें कि आप तो 9th की क्लास का पढ़ लीजिए तो आप उतना इंटरेस्ट नहीं लोगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे का इंपॉर्टेंट क्या है, हाई स्कूल है, तो आपका टारगेट क्या है, हाई स्कूल है। तो वैसे जो हार्मोन निकलता है वैसे सबका एक लक्ष्य होता है कि हम इसी सेल पे जाएंगे, उस पर प्रभाव दिखा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाया किया करता है, वो लक्ष्य कोशिकाओं पर क्या किया करता है, अपना प्रभाव दिखाया किया करता है। ये सब किसके फंक्शन है जान लीजिएगा, आपके परिसंचरण तंत्र के कार्य हुआ करते हैं। और अगला तो आप लोग जानते ही हो, इसको मैंने शुरू में भी बताया था, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जान लीजिएगा। अगला जो इसका हुआ करता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन एवं
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। अगला इसका फंक्शन है, ये नोट कर लीजिएगा। परिसंचरण तंत्र क्या हुआ करता है, जब हम श्वसन की क्रिया किया करते हैं तो कौन सी गैस जाती है अंदर, ऑक्सीजन गैस। तो ये श्वसन की क्रिया में आई हुई ऑक्सीजन गैस या फेफड़े में जो ऑक्सीजन गैस आया किया करती है, उस ऑक्सीजन गैस को ये क्या किया करता है, शरीर के सभी अंगों में पहुंचाने का। क्योंकि ऑक्सीजन आपको मैंने बताया था हीमोग्लोबिन का कार्य, तो वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होती है और बाइंड होकर के फिर जब ब्लड पंप होता है उसके साथ होते हुए शरीर के सभी अंगों में जाती है। तो ये भी अगर आप सोचिए, अगर परिसंचरण अंग काम नहीं करता, इसलिए तो होता है जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट काम ही नहीं करता है, और इसके कारण क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाया किया करती है। तो ये अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यह श्वसन की क्रिया में फेफड़े में एकत्र या फेफड़ों में आई ऑक्सीजन गैस को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन, परिसंचरण तंत्र कार्य करता है। तो इतनी चीजें तो अब आपके समझ में आ गई होंगी कि परिसंचरण तंत्र का कार्य क्या हुआ करता है। परिसंचरण तंत्र का सबसे पहला कार्य हो गया क्या, पोषक पदार्थों का परिवहन, दूसरा हो गया नाइट्रोजन का परिवहन, तीसरा हो गया हार्मोन का परिवहन, चौथा हो गया ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। चारों बातें मैंने बता दिया कि यह शरीर के विभिन्न भागों से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, ये सब आपके न्यूट्रिएंट मटेरियल है, उनको अवशोषित करके पहुंचाता है। नाइट्रोजन का परिवहन, आपके शरीर में जो विभिन्न प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं जुधारियों में, वो नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं और उन नाइट्रोजनी पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य किसका होता है, परिसंचरण तंत्र का होता है। अगला हार्मोन का परिवहन, आपके शरीर में रासायनिक समन्वयन की क्रिया को नियंत्रित करने के लिए आपके कोशिकाओं में एक अंतःकोशस्रावी कोश ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाला हार्मोन होता है वो सीधे रक्त में जाता है और कहीं नहीं जाता है। और रक्त क्या है, परिसंचरण अंग है। तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित जो हार्मोन होते हैं उसको शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का भी काम कौन करता है, परिसंचरण तंत्र। और जब हम सांस की क्रिया लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन गैस आती है, उस ऑक्सीजन गैस को शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य कौन किया करता है, परिसंचरण तंत्र करता है। और इसको तो मैंने हीमोग्लोबिन के फंक्शन में एकदम पूरा डिटेल बता दिया है, आप उसको बढ़िया पढ़े भी हो, देखे भी हो। तो बस आज की क्लास हम यहीं क्लोज किया करते हैं। आप लोग मस्त रहो, खुश रहो और अगली क्लास का आप लोग इंतजार करो। थैंक यू, धन्यवाद।